कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तमस उपन्यास का 19वां अध्याय। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो ये है उपन्यास का अध्याय 19। शहर की सड़क पर निकलते ही पता चलता था कि माहौल बदल गया है। मोहल्ला कुतुबुद्दीन की मस्जिद के सामने सड़क के पार 4 हथियारबंद फौजी कुर्सियां डाले बैठे थे। सड़क पर चलते हुए हर चौक पर 2-3 फौजी बंदूकों से लैस किसी मकान के चबूतरे पर बैठे या सड़क के किनारे खड़े नजर आ जाते। शहर में फौज तैनात कर दी गई थी। फसादों के चौथे दिन 18 घंटों का कर्फ्यू लगा दिया गया था, पर आज 5वें दिन कर्फ्यू की मियाद केवल 12 घंटे कर दी गई थी। शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कानों कान खबर फैल चुकी थी कि बख्तरबंद गाड़ी में सिटी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर भी मुसल्ह सिपाहियों के साथ शहर का दौरा कर रहे हैं। कहीं कहीं पर घुड़सवार पुलिस के 2-2 सिपाही कमर में पिस्तौल लटकाए पले हुए आलीशान घोड़ों पर जगह जगह गश्त कर रहे थे। दफ्तर, स्कूल, कॉलेज अभी भी बंद थे। गलियों के अंधियारे हिस्सों में या नाकों पर अभी भी गिने चुने लोग बर्छी भाले उठाए और मुश्के बांधे छिप-लुक कर बैठे नजर आते थे। पर कर्फ्यू लग जाने से और फौज तैनात कर देने से फसाद की स्थिति नहीं रही थी। लोग बाहर निकलने लगे थे। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्लों में भी दाएं बाएं झांकते हुए जाने लगे थे। खबरों का रुख बदल गया था। सुनने में आ रहा था कि 2 रिफ्यूजी कैंप खुलने जा रहे हैं, जिसमें 20 गांवों से आने वाले लोग ठहराए जाएंगे। कैंटोनमेंट और शहर के 2 सरकारी अस्पतालों में न केवल जख्मियों को भर्ती किया जाने लगा था, बल्कि मुर्दे भी उठा उठाकर इकट्ठा किए जाने लगे थे। हर खबर में डिप्टी कमिश्नर का नाम ज़रूर सुनने में आता था। पाइप मुंह में लगाए वह हर जगह मौजूद था। उनके बारे में सुनते थे कि कर्फ्यू के वक्त के बाद गश्त करते हुए उसने एक अस्पताल के बाहर एक युवक को देखा, 2 बार उसे ललकारा और फिर गोली से उड़ा दिया। सारे शहर को कान हो गए थे कि अब दंगा फसाद नहीं हो सकता। कांग्रेस की ओर से एक स्कूल के अंदर रिलीफ दफ्तर खुल गया था और गांवों में से आने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वहां पर भी डिप्टी कमिश्नर 3 मरतबा हो आया था। सार्वजनिक संस्थाओं के साथ मिलकर सरकार मसलों को सुलझाने जाना चाहती थी। सरकार का यह रुझान देखकर सार्वजनिक संस्थाओं के नेता बड़ी पहलकदमी दिखाने लगे थे। उधर सरकारी अफसरों में चुस्ती आ गई थी। यहाँ तक कि सियासी हलकों में भी डिप्टी कमिश्नर के बारे में राय बदलने लगी थी। भले ही डिप्टी कमिश्नर साम्राज्यवादी मशीन का पुर्जा हो, मगर यह डिप्टी कमिश्नर महज पुर्जा नहीं है। यह बड़ी सूझबूझ वाला और हमदर्द आदमी है। उसी शाम जब डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के बाहर एक आदमी को गोली का निशाना बनाया था, वह इतना बेचैन हो उठा था कि वह रात भर सो नहीं सका। प्रोफेसर रघुनाथ का तो कहना था कि यह आदमी वास्तव में प्रशासन के काम के लिए बना ही नहीं है, वह तो केवल अनुभूतियों वाला किताबी आदमी है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने इस काम पर लगाकर उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। हाँ, कुछ सियासी लोग अभी भी इसे गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि सब इसी का किया कराया है। दौरे पर निकले रिचर्ड की जीप गाड़ी हेल्थ ऑफिसर के घर के सामने रुकी। हेल्थ ऑफिसर को टेलीफोन पर खबर दे दी गई थी कि साहब आ रहे हैं, और खबर पाने पर वह अंदर ही अंदर फूला नहीं समा रहा था। और हेल्थ ऑफिसर ने जानबूझकर कोट पैंट के स्थान पर देसी पोशाक, सिल्क का कुर्ता और नीचे सरसराती पंजाबी सलवार और पेशावरी जूती पहन रखी थी। उसकी पत्नी ने चाय कॉफ़ी का इंतजाम कर रखा था। सांप के अंदर आते ही पाइप के तंबाकू की महक आंगन भर में फैल गई। पर डिप्टी कमिश्नर ने न चाय पी न कॉफ़ी। लगभग 5 मिनट तक खड़े खड़े ही बात की। हेल्थ ऑफिसर से हाथ मिलाते ही बोला, नाइस, वेरी नाइस। तुम्हें इन दिनों में भी अपनी पोशाक का खूब ध्यान रहता है। देसी पोशाक तुम पर बहुत फबती है। फिर हेल्थ ऑफिसर की पत्नी से हाथ मिलाते हुए बोला, आपके लिए अभी दिन नहीं चढ़ा है क्या? क्योंकि हेल्थ ऑफिसर की पत्नी अभी भी ड्रेसिंग गाउन में थी।
फिर हेल्थ ऑफिसर को मुखातिब करके बोला, रिफ्यूजी कैंपों में पानी का बंदोबस्त एक बार फिर देख लेना होगा। डिप्टी कमिश्नर ने इस लहजे से कहा मानो अपने आप से बात कर रहा हो। और पानी निकालने की नालियाँ अभी तक नहीं खोदी गई हैं? उसने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। मुस्कुराहट का मतलब था याद दहानी कि 2 दिन पहले का कहा हुआ काम अभी तक नहीं हो पाया है। मैंने इंतज़ाम कर दिया है, आज से काम शुरू हो जाएगा। गुड, डिप्टी कमिश्नर ने कहा और फिर मुस्कुराया। जिस गांव में औरतें और बच्चे कुएं में कूद गए हैं, वहां पर बीमारी फैलने का डर है, वहां आपको जाना चाहिए। हेल्थ ऑफिसर के कान खड़े हो गए। गांव के लोग भाग भाग कर शहर में आ रहे थे। मैं वहां क्या करने जाऊंगा? पर डिप्टी कमिश्नर को हर बात का ध्यान था। आज तीसरा दिन है, वहाँ पर लाशें फूलने सड़ने लगी होंगी। कुएं में फ़ौरन डिस इंफेक्टेड डालना होगा ताकि कोई बीमारी नहीं फैले। कल से रोज़ सुबह आप जाइए। बस का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। 2 मुसल्लह सिपाही आपके साथ जाएंगे, डर की कोई बात नहीं है। डिप्टी कमिश्नर का हाथ न केवल शहर की नब्ज़ पर था बल्कि ज़िले भर की नब्ज़ पर था। हेल्थ ऑफिसर की पत्नी इस बीच कपड़े बदलकर और जूड़ा बनाकर चुस्त दुरुस्त बनकर आ गई थी। उसने चाय कॉफ़ी का फिर से आग्रह किया तो डिप्टी कमिश्नर मुस्कुरा दिया। देयर विल बी टाइम फॉर टी मिसेस कपूर, बट नॉट नो थैंक यू। फिर उसी तरह अपनेपन के स्वर में बोला, वेल आपको भी थोड़ी मदद करनी होगी। रिफ्यूज़ी कैंप में 2000 खाटें तो आज पहुंच जाएंगी, लेकिन कपड़ों वगैरह का थोड़ा इंतज़ाम करना ज़रूरी है। एक छोटी सी स्त्रियों की रिलीफ कमेटी बन जाए तो अच्छा काम हो सकता है। और रिचर्ड ने फिर मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रिचर्ड में यह बहुत बड़ा गुण था। वह बात इस ढंग से करता कि लगता कोई मामला मशवरे के लिए उठा रहा है, पर वास्तव में वह हुक्म होता, निर्देश होता। हेल्थ ऑफिसर की पत्नी भी फूली नहीं समाई। डिप्टी कमिश्नर की पत्नी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, इससे बढ़कर क्या चाहिए? पर पेशतर इसके कि वह कोई जवाब दे। रिचर्ड हेल्थ ऑफिसर को साथ लिए ड्योढ़ी लांघकर बाहर जा चुका था। मुर्दों के जलाने के बारे में तुम क्या सोचते हो? मैं समझता हूँ ये काम म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से किया जाना चाहिए और आम लोगों को इसकी खबर देना ज़रूरी नहीं है, इससे तनाव फिर बढ़ सकता है। हेल्थ ऑफिसर 100% सहमत था। पहले से ही ऐसे किया गया है। गड्ढों में फेंको और जला दो। अब एक एक की अर्थी उठाने लगे तो फिर तनाव बढ़ेगा। हेल्थ ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिर धीरे से बड़बड़ाया, पहले एक दूसरे की मार काट करते हैं, फिर सरकार से इस बात की आशा भी करते हैं कि सरकार उनके मुर्दों को भी ठिकाने लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने कनखियों से हेल्थ ऑफिसर की तरफ देखा। क्षण भर के लिए वह ठिठक सा गया, फिर मुस्कुरा दिया। वेल लेट्स गेट गोइंग, नो टाइम टू वेस्ट। और सिर हिलाकर जीप में सवार हो गया। 10 दिन के बाद वह रिलीफ कमेटी के दफ्तर में, जहां शहर के चीदा चीदा लोग इकट्ठे हुए थे, सरकार की रिलीफ संबंधी योजना का ब्यौरा दे रहा था। बाजार खुल गए हैं। कोयले की 4 वैगन रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। 10 वैगन और मंगलवार तक पहुंच जाएंगी। अभी कुछ दिन तक शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ में फौज भी तैनात रहेगी और पुलिस की गश्त भी जारी रहेगी। शहर में लाशें उठवा दी गई हैं और इनको ठिकाने लगाने का काम सरकार खुद करेगी। पोस्ट ऑफिस आज दोपहर को खुल जाएंगे, लेकिन पिछली डाक को बांटने का काम हाथ में नहीं लिया जा सकता। बड़े पोस्ट ऑफिस में सारी डाक बाहर रख दी गई है। हाँ, रजिस्ट्री, चिट्ठियाँ और पैकेट बांटे जाएंगे। बोलते समय किसी किसी वक्त रिचर्ड का चेहरा लाल हो जाता और उसके होंठ थरथरा से जाते, मानो वह भाषण देने का अभ्यस्त ना हो, लेकिन कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द अनावश्यक नहीं होता था। रिफ्यूजी कैंपों में हम चाहेंगे कि पब्लिक संस्थाएं सरकार को सहयोग दें। राशन की सप्लाई का इंतज़ाम कर दिया गया है, टेंट लगा दिए गए हैं। हमें कुछ डॉक्टरों की ज़रूरत होगी, बहुत से वॉलंटियरों की भी, जो रिफ्यूजियों की देखभाल में मदद दे सकें। बोलते समय रिचर्ड की पैनी नज़र ने सभा में बैठे अनेक व्यक्तियों को पहचान लिया था और उनका रुख भी भांप लिया था। दहलीज के पास मनोहर लाल खड़ा था।
काला को काला मोटा मनोहर लाल वैसे ही व्यंग्यपूर्ण अंदाज में बाहें छाती पर लपेटे खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर के एक एक वाक्य पर नाक वो चढ़ा रहा था। यह वही आदमी था जो फिसादों के पहले बलवायु के वफद के साथ आया था और रिचर्ड के दफ्तर के बाहर ऊंचा ऊंचा बोलता रहा था। रिचर्ड की नज़र में यह आदमी यहाँ भी बकवास कर सकता था। दूसरा आदमी कम्युनिस्ट देवदत्त था। पिछले एक साल में रिचर्ड उसे 2 बार 3-3 महीने के लिए जेल भेज चुका था। यह आदमी फिसाद के पहले और फिसाद के दिनों में भी फिसाद को रोकने की कोशिश करता रहा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कारकुनों को एक साथ मिल बैठने और शहर में अमन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहा था। इसकी नज़र अभी भी अमन पर ही थी। इस समय यह इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं करेगा। दफ्तर में कांग्रेसी कार्यकर्ता, बख्शी तथा अनेक अन्य व्यक्ति थे जिन्हें वह जानता था। बहुत से वकील थे जिन्हें वह पहचानता था। इसी मजलिस में एक और आदमी भी था जो कांग्रेस में भी था, सोशलिस्ट पार्टी में भी था और CID यानी खुफिया पुलिस में भी था। यह आदमी गड़बड़ भी कर सकता है, मीटिंग में नारे लगाता हुआ वॉकआउट भी कर सकता है, सरकार को गालियां भी दे सकता है। पर रिचर्ड ने सीधी लाइन पकड़ी, शहर की स्थिति पर बहस होने ही नहीं दी, अपने सुझाव दिए और बैठ गया। अभी रिचर्ड के बैठने की देर थी कि लाला लक्ष्मी नारायण उठ खड़ा हुआ। हम डिप्टी कमिश्नर साहब को यकीन दिलाते हैं कि शहर की जनता और शहर की सभी संस्थाएं सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगी। हमारी खुशकिस्मती है कि इतना योग्य, इतना हमदर्द हाकिम इस जिले में मौजूद है। इस पर रिचर्ड उठ खड़ा हुआ, रिलीफ कमेटी के कार्यकर्ताओं से विदा ली और बाहर निकल गया। लक्ष्मी नारायण और कुछ वकील भागते हुए कमरे से उसे जीप तक छोड़ने गए। मीटिंग 15 मिनट में खत्म हो गई, पर तभी पीछे से दरवाजे की ओर से सहसा आवाज़ आई, यहाँ सभी टोड़ी इकट्ठे हुए हैं, सरकार की चापलूसी करने वाले। हम किसी से डरते नहीं, साफ बात मुंह पर कहते हैं। इन फिसादों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार उस वक्त कहाँ थी जब शहर में तनाव बढ़ रहा था? अब कर्फ्यू लगाया गया है, उस वक्त क्यों नहीं लगाया गया? उस वक्त साहब बहादुर कहाँ थे? हम किसी से डरते नहीं, साफ बात मुंह पर कहते हैं। मनोहर लाल बोले जा रहा था, पर उस वक्त तक जीप जा चुकी थी। बस अब इन बातों को यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं। रिलीफ कमेटी के कारकुन उठने लगे थे जब एक सज्जन ने उसके पास से गुजरते हुए कहा, निकाल लो गालियाँ, सरकार को क्या बना लोगे इस वक्त? सरकार को गालियाँ देने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? ओ बख्शी जी, आप भी ऐसी बात कहते हैं? आप भी अब जाकर चरखा काटिए या गालियाँ साफ कीजिए, सियासत आपके वश का रोग नहीं है। तो इतना चिल्लाता क्यों है? क्या मैं नहीं जानता कि फिसाद अंग्रेज करवाता है? गांधी जी ने 1 बार नहीं 10 बार कहा है। फिर आपने किया क्या है, क्या नहीं किया है? मुस्लिम लीग वालों के पास गए हैं कि शहर में अमन रखने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करो। डिप्टी कमिश्नर के पास गए हैं कि फ़ौज बैठाओ और फिसाद को रोको, और हम कर ही क्या सकते हैं? और अब जब लोग बर्बाद होकर आए हैं, हमारा क्या फ़र्ज़ है? हम उनकी मदद करें या सरकार को गालियाँ दें? बड़ा आया इनकलाबी। हमने भी बहुत देखे हैं, हमसे ना बुलवाइए बख्शी जी। हम सब जानते हैं कांग्रेस के मेंबर रिफ्यूजी कैंप में सरकार से सप्लाई के ठेके ले रहे हैं। कहो तो नाम भी बता दूं। ठेके ले रहे हैं तो मैं क्या करूं? आप लोगों ने उन्हें कांग्रेस में भी चौधरी बना रखा है। तभी एक कारकुन मनोहर लाल के पास आया और मनोहर लाल की कमर में अपना हाथ देकर उसे वहां से ले चला। छोड़ो यार, हमने बहुत देखे हैं, यहाँ सब तोते बैठे हैं। गांधी जी वर्धा में बैठे हुक्म देते हैं तो यहाँ उस पर अमन होने लगता है, लेकिन खुद वह कुछ नहीं सोच सकते। डिप्टी कमिश्नर को यहाँ बुलाने का क्या मतलब था? पर उसका दोस्त उसे धकेलता हुआ फाटक तक ले गया। गेट पर पहुंचकर मनोहर लाल ने बड़बड़ाना छोड़ दिया। लाओ अब सिगरेट तो निकालो, 2 कश तो लगाएं। और दोनों दोस्त गेट के पास चबूतरे पर बैठ गए। डिप्टी कमिश्नर के चले जाने के बाद बख्शी जी के मन की स्थिति भी कुछ वैसी हो रही थी। फिसाद करने वाला भी अंग्रेज
फिसाद रोकने वाला भी अंग्रेज, भूखों भूखों मारने वाला भी अंग्रेज, रोटी देने वाला भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाला भी अंग्रेज, घरों में बसाने वाला भी अंग्रेज। पर जब से फिसाद शुरू हुए थे, बख्शी जी के दिमाग में धूल सी उड़ने लगी थी। बस केवल इतना बर ही बार बार कहते रहे, अंग्रेज फिर बाजी ले गया, अंग्रेज फिर बाजी ले गया। पर शुरू से आखिर तक स्थिति उनके काबू में नहीं आई। जिस बीच रिचर्ड शहर का दौरा कर रहा था, उसी बीच लीजा बोरियत से परेशान हो रही थी। अपने बेडरूम में से निकलकर वह बड़े कमरे में आ गई। अलमारियों में ठसाठस भरी किताबें छाती का बोझ बनी हुई थी। लगता समय की गति थम गई है और कुछ भी हिल डुल नहीं रहा है। हर चीज़ को लकवा मार गया है। अगर कुछ जीवित है तो गौतम बुद्ध और बोधिसत्वों की आंखें, जो अंधेरे कोनों में छल और कपट से भरी असंख्य षड्यंत्रों के जाल बिछाती सी उसकी ओर देखा करती हैं। शाम के वक्त इस कमरे में आते हुए उसे डर लगने लगता था। जगह जगह खड़े बुद्ध उसे विषैले सांपों के सिर जैसे लगते थे। वह खाने वाले कमरे में आई। यहाँ का वायुमंडल कहीं अधिक शांत था। यहाँ फूल थे, मध्यम रोशनी थी। यहाँ बुत ना थे, ना ही किताबों का बोझ था। यहाँ वातावरण में स्निग्धता थी। व्यक्ति यहाँ सब कुछ भूल सकता था, बहुत कुछ याद कर सकता था। ऐसी रोशनी प्रेम करने के लिए बनी थी, अलसाने के लिए, आलिंगनों और चुंबनों के लिए। लीजा को अपना गला रुंधा सा महसूस हुआ और आंखों में आंसू चुभते से लगे। अंदर ही अंदर फिर से कुछ उमड़ने लगा था और धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। इस कमरे की स्निग्धता भी असहाय सन्नाटे में बदल गई। सहसा उसके अंदर अकुलाहट सी उठी। अपनी सिसकी को दबाती हुई वह उठी और किचन की ओर जाने वाले बरामदे के पास जोर से चिल्लाई, बैरा! दूर कहीं से दीवारों की अनगिनत परतों को लांघती हुई सी आवाज आई, मेम साहब! और कंधे पर झाड़न लटकाए खानसामा ढुल की चाल चलता हुआ मेम साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। 4 बज रहे थे। वह जानता था क्या आदेश होगा। कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे तक मेम साहब का धैर्य चूक जाता था और वह जिस कमरे में भी होती चिल्लाकर बुलाती थी, बियर लगाओ, ठंडा बियर मांगता। और लीजा हल्की सी कराहट के साथ फिर खाने वाले कमरे में लौट गई। लीजा हाउस कोट पहने ही उसके सामने चली आई थी और हाउस कोट की भी पेटी खुली थी। इस सुनसान बियाबान में रहते हुए बियर के अलावा कुछ रह नहीं गया था जिससे इंसान अपनी स्थिति को, अपने आप को भूल सके। रिचर्ड शाम को 8 बजे के करीब लौटा। लीजा नशे में धुत सोफे पर ही पड़ी पड़ी सो गई थी। तिपाई पर बियर की बोतल में अभी भी कुछ घूंट बच रहे थे। सोफे के एक सिरे पर लीजा का सिर लुढ़क कर लटक सा रहा था और उसके बाल उसके आधे चेहरे पर छितरा गए थे। हाउस कोट ऊपर खिसक आया था जिससे घुटने नंगे हो रहे थे। डैम दिस कंट्री, डैम दिस लाइफ, रिचर्ड सोफे के सामने खड़ा खड़ा बुदबुदाया। अपने घर में पहुंचने पर रिचर्ड दूसरी दुनिया में पहुंच जाता था। घर के अंदर इंग्लैंड की ज़िंदगी थी, उसकी निजी ज़िंदगी और उसकी समस्याएं जिनका बाहर की दुनिया से दूर पार का भी संबंध नहीं था। बाहर की ज़िंदगी तो धंधा था, असल ज़िंदगी तो घर के अंदर थी जो उसकी निजी ज़िंदगी थी। अलावा उस अध्ययन के जिसमें वह घर और बाहर दोनों को भूल जाता था। वह सोफे के एक सिरे पर बैठ गया और आगे बढ़कर लीजा को गाल पर चूम लिया। अपना फर्ज निभाते हुए औपचारिकता में रात को कभी कभी जिस उत्तेजना और आग्रह के साथ इस देह को बाहों में भरा करता था, इस वक्त यही देह उसे स्थूल और मांसल और अनाकर्षक लग रही थी। लीजा का वजन फिर से बढ़ने लगा था और उसकी आंखों के नीचे घूमड़ बनने लगे थे। बोरियत के कारण लीजा मोटी होती जा रही थी। हर बार घर लौटने पर वह लीजा को इस स्थिति में देखता तो उसका मन खिन्न हो उठता था। लीजा, उसने आगे झुककर लीजा के कान में कहा और हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर से बाल हटा दिए। लीजा गनूदगी में थी। रिचर्ड ने उसे कंधे से हिलाया।
फिर यह देखकर कि लीजा इस स्थिति में नहीं है कि मेज़ पर बैठकर भोजन करे, उसे उसके बिस्तर में लिटा देना ही मुनासिब होगा। उसने दायां हाथ लीजा की गर्दन के नीचे दिया और बायां हाथ घुटनों के नीचे, और लीजा को उठाकर कमरे में ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी रिचर्ड को लगा जैसे नीचे से लीजा का हाउस कोट गीला हो रहा है, और फिर उसकी नज़र सोफे पर पड़ी जिस ओर लीजा की टांगें रही थी। वहाँ पर सोफे की सीट पर गोलाकार में सोफे का एक हिस्सा गीला हो गया था। लीजा ने सोफे पर पेशाब कर दिया था। रिचर्ड का मन वितृष्णा से भर उठा। पेशाब की तीखी गंध उसकी नाक में गई। रिचर्ड ने खड़े खड़े ही सिर हिला दिया। कहानी फिर से दोहराई जाने लगी। अभी लीजा साल भर घर में लंदन में बिताकर आई थी। उससे पहले वह ऊब कर भारत से भाग गई थी। यह फिर भाग जाएगी, या तो फिर से चली जाएगी, या फिर मुझे अपनी तब्दीली किसी दूसरी जगह करवानी पड़ेगी। सोफे की ओर देखकर उसे सहसा एक अनोखी सी बात याद आ गई और वह मुस्कुरा दिया। ये सोफ़ा उसने यहाँ तब्दील होने पर कमिश्नर लॉरेंस से लिया था, जो स्वयं तब्दील होकर लखनऊ जा रहा था। और जब बाद में उसने सोफ़े पर से कपड़ा उतारा था तो उसके नीचे भी वैसा ही भद्दा चटाक नज़र आया था जैसा अब नज़र आ रहा था। और उसने सुन रखा था कि कमिश्नर की पत्नी भी बोरियत का शिकार थी, और वह भी नशे में या तो रोते रोते या हंसते हंसते सोफे को गीला कर दिया करती थी। और कमिश्नर भी जगह जगह अपनी तब्दीलियां करवाता फिरता था, और अंत में उसकी पत्नी उसे छोड़ गई थी और फौज के एक युवा कप्तान के साथ ब्याह कर लिया था। रिचर्ड ने अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर सोफे की ओर। इस घर का भी ऐसा ही कुछ हश्र होगा, उसने मन ही मन कहा, और लीजा को उठाए हुए उसे बेडरूम की ओर ले चला। बेडरूम तक पहुंचते पहुंचते लीजा जाग गई थी। कुछ नशा भी उतरने लगा था। क्या है रिचर्ड, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारा गाउन नीचे से गीला हो रहा है। लीजा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जा रहा हूँ। पर लीजा ने इस उत्तर को स्पष्टतः ग्रहण नहीं किया। लीजा को उसने बिस्तर के पास रखी आराम कुर्सी पर बिठा दिया। खाना खाओगी लीजा? खाना? कैसा खाना? रिचर्ड का मन हुआ उसे दोनों कंधों पर से पकड़कर झिंझोड़ दे, वह फौरन जाग जाएगी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और दोनों हाथ कमर पर रखे उसे घूरता रहा। लीजा ने छितरे बालों के बीच सिर ऊपर उठाया। रिचर्ड, तुम हिंदू हो या मुसलमान? और यह कहकर वह होले से हंस दी। तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। लीजा ने कहा, तुम दिन का खाना खाने आए हो या रात का? रिचर्ड को क्षण भर के लिए लगा जैसे लीजा व्यंग्य कर रही है कि वह इतनी ज़्यादा नशे की खुमारी में नहीं है जितनी बन रही है। इस पर वह उसके सामने पलंग पर बैठ गया और उसके बाजू पर हाथ रखकर बोला, आजकल मुझे बहुत काम है लीजा, तुम्हें मालूम होना चाहिए, बहुत काम है। शहर में अनाज की मंडी जल गई है और देहात में 103 गांव जल गए हैं। 103 गांव जल गए और मुझे पता ही नहीं चला। मैं सोई रही और मुझे पता ही नहीं चला। फिर शिकायत के लहजे में बोली, मुझे बता तो दिया होता रिचर्ड, मुझे जगाकर ही बता दिया होता। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई और मुझे तुमने बताया ही नहीं। सो जाओ लीजा, कपड़े बदल कर सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। तुम मेरे पास बैठो, मैं अकेली नहीं सो सकती। तुम सो लीजा, अभी मुझे बहुत काम करना है। इतने गांव तो जल गए रिचर्ड, अभी भी तुम्हें काम है? अब तुम्हें और क्या काम करना है? रिचर्ड ठिठक गया। क्या लीजा व्यंग्य कर रही है? क्या उसके दिल में मेरे प्रति घृणा पैदा होने लगी है जो वह इस तरह की बातें करने लगी है? नशे में डूबे हुए सभी व्यक्तियों की तरह लीजा भी जो मन में आता कहे जा रही थी। वह कुर्सी पर से उठी और लड़खड़ाती हुई पलंग पर रिचर्ड से सटकर जा बैठी। फिर अपनी बाहें रिचर्ड के गले में डालकर अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। नहीं, यह नफरत नहीं हो सकती। उसने अनजाने में ही यह वाक्य कह दिया होगा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। फिर रिचर्ड के बाद सहलाकर बोली, कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे रिचर्ड, तुम्हें तो सब मालूम होगा। अनाज मंडी क्या होती है? रिचर्ड चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। उसकी ओर देखते हुए किसी वक्त रिचर्ड के मन में लीजा के प्रति घृणा का भाव भी उठता। जितना ज़्यादा वह नशा करने लगी थी उतना ही ज़्यादा वह उसके लिए अनाकर्षक होती जा रही थी, मांस का लोथड़ा बनती जा रही थी। इस तरह का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। रिचर्ड की आंखें लीजा के चेहरे पर ठिठक रहीं।
लीजा के प्रति उसकी भावनाएं भी स्पष्ट नहीं थी। इस लड़की से विवाह संबंध बनाए रखे या तोड़ दे, यह सवाल भी अपने कैरियर के संदर्भ में ही सोचा जा सकता था। इस वक्त उसके कैरियर में एक निर्णायक घड़ी आ पहुंची थी, जिसमें एक नाजुक सा संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी था। यह देखना निहायत ज़रूरी था कि जनता का असंतोष ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध न भड़के। अभी तक उसने सब काम बड़ी समझदारी और कुशलता से संपन्न किए थे। लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए थे, हर बात सटीक बैठी थी। इसीलिए इस समय लीजा को जैसे तैसे साथ बनाए रखना ज़रूरी था। उसने आगे झुककर लीजा का गाल चूम लिया। सुनो लीजा, रिचर्ड ने उत्साह से कहा, मुझे कल सैयदपुर जाना है। एक कुएं में डिसइंफेक्टेड डलवाना है जहाँ कुछ औरतें डूब मरी थी। तुम भी साथ क्यों नहीं चलती? उधर से हम मोटर में टैक्सिला की ओर निकल जाएंगे। टैक्सिला का म्यूजियम देख लेंगे। क्या कहती हो? वह सारा इलाका बड़ा सुंदर है। लीजा ने उनींदी आंखों से रिचर्ड के चेहरे की ओर देखा। मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे रिचर्ड? मुझे जलते गांवों की सैर कराओगे? मैं कुछ भी देखना नहीं चाहती, कहीं भी जाना नहीं चाहती। नहीं नहीं, घर में बैठे रहने में क्या दुख है? अब स्थिति बदल गई है, अब तुम घूम फिर सकती हो। रिचर्ड ने उत्साह का सॉन्ग बराबर बनाए रखा। अब हम एक साथ घूम फिर सकते हैं। यहाँ का देहाती इलाका सचमुच बड़ा सुंदर है। उस दिन सैयदपुर में ही फलों के बाग के पास गुजरते हुए मैंने लार्क पक्षी की आवाज़ सुनी। इस मौसम में वहाँ लार्क पक्षी मिलता है? मुझे नहीं मालूम था कि इस गर्म देश में भी यह पक्षी रहता होगा। मैं हैरान हो गया। और भी तरह तरह के पक्षी मिलते हैं जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या यह वही जगह है जहाँ औरतें डूब मरी हैं? हाँ, वही कुएं के साथ ही नदी बहती है और नदी के पार ही फलों का बाग है। एक हल्की सी मुस्कान लीजा के होठों पर आई और वह रिचर्ड के चेहरे की ओर देखती रही। तुम कैसे जीव हो रिचर्ड? ऐसे स्थानों पर भी तुम नए नए पक्षी देख सकते हो, लार्क पक्षी की आवाज़ सुन सकते हो। इसमें कोई विशेष बात नहीं है लीजा। सिविल सर्विस हमें तटस्थ बना देती है। हम यदि हर घटना के प्रति भावुक होने लगे तो प्रशासन एक दिन भी नहीं चल पाएगा। यदि 103 गांव जल जाएं तो भी नहीं? तो भी नहीं, रिचर्ड ने तनिक रुक कर कहा। यह मेरा देश नहीं है, ना ही ये मेरे देश के लोग हैं। लीजा रिचर्ड के चेहरे की ओर देखती रह गई। मगर तुम तो इन लोगों के बारे में किताब लिखने जा रहे थे रिचर्ड, इनकी नस्ल के बारे में, वही ना? किताब लिखना और बात है लीजा, उसका प्रशासन से क्या मतलब? लीजा को फिर से गुमसुम देखकर रिचर्ड बोला, आज मैंने हेल्थ ऑफिसर की पत्नी से कहा है कि रिफ्यूजियों के लिए सामान इकट्ठा करें। यहाँ पर गांवों से आने वाले रिफ्यूजियों के लिए 2 कैंप खोले जा रहे हैं और मैंने उसे यकीन दिलाया है कि तुम इस काम में हाथ बटाओगी। फिर अपने सुझाव को अधिक स्पष्ट करते हुए बोला, रिफ्यूजियों के लिए कपड़ा, रिफ्यूजी बच्चों के लिए खान पान की चीज़ें और खिलौने तुम इकट्ठा कर सकती हो। इससे तुम्हें घूमने फिरने का मौका मिलेगा। लीजा फिर भी चुप बनी रही। रिचर्ड ने फिर झुककर लीजा का गाल चूम लिया और दाएं हाथ से उसके बाल सहलाते हुए बोला, मैं नहीं रुक सकता लीजा, मुझे बहुत काम है। इस वक्त मुझे अपने दफ्तर में होना चाहिए था। और वह उठ खड़ा हुआ। फिर मिलूंगा लीजा, मेरा इंतज़ार नहीं करना और देहात में चलने के लिए सुबह तैयार रहना। हम 8 बजे निकल जाएंगे। और वह कमरे से बाहर निकल गया। लीजा देर तक बैठी खुले दरवाजे की ओर देखती रही। उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। कमरा फिर साए साए करने लगा। तो ये था तमस उपन्यास का अध्याय 19। अब हम आपसे मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।